आप सबका स्वागत है इंडियन पॉलिटॉक्स शो में। मैं हूं आपका होस्ट कुशल कनानी और आज हमारे साथ है स्नेहा दुबे पंडित जी, जो बीजेपी महायुति से 133 वसई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी आधिकारिक उम्मीदवार है। स्नेहा जी अपने क्षेत्र के विकास, युवाओं को सक्षम बनाना और महिलाओं की आवाज को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। आज हम उनके सफर और वसई के लिए उनके क्या विचार है उस पर बात करेंगे। स्नेहा मैम, द इंडियन पॉलिटॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपकी ये सफ़र की शुरुआत कैसे हुई। कुशल, ऐसा है कि मेरा जन्म वसई में हुआ और मेरे जो माता पिता है श्री विवेक पंडित जी और विद्युलता पंडित जी, वो 40 साल पहले उन्होंने श्रमजीवी संगठना नाम की एक संगठना शुरू की, जो वसई के तालुका में ही विरार है। विरार में एक दहीसर नाम का गांव है, तो वहाँ पे आदिवासियों के लिए और ज़्यादा आदिवासी गरीब जो पिछड़े हैं, जिन तक सुविधाएं नहीं पहुंच रही थी, जिनका शोषण हो रहा था, जिनका समाज शोषण कर रहा था, ऐसे शोषण के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। आपने बॉन्डेड लेबर्स सुना होगा, या शायद आप भी अभी न्यू जनरेशन के हो, तो बॉन्डेड लेबर्स ये हमें ज़्यादा सुनाई नहीं देता है। बंधुआ मजदूर, वो क्या है, आप थोड़ा सा विस्तार में बताइए। बॉन्डेड लेबर मतलब हिंदी में बंधुआ मजदूर, मराठी में उसको वेट बिगार बोलते हैं, जो 500 रुपये के लिए या 1000 रुपये के लिए जहाँ पे वो काम कर रहे हैं उस मालिक के पास कर्जा लेते हैं बीमारी के लिए या शादी के लिए, और फिर वो 500 या 1000 रुपये का ही इतना सा कर्जा चुकाने के लिए ज़िंदगी भर उनको वहाँ पे काम करना पड़ता है। वो खुद काम करते हैं, उनके बच्चे काम करते हैं, बच्चों के बच्चे वहाँ पे काम करते हैं, लेकिन वो कर्जा कभी चुकता होता नहीं है। तो इस सिस्टम को बॉन्डेड लेबर कहा जाता है, उनको बॉन्डेड लेबर्स, बंधुआ मजदूर कहा जाता है। और जब मेरे माता पिता उस गांव में गए, वो राष्ट्र सेवा दल में काम करते थे। साने गुरुजी, SM जोशी, इनकी प्रेरणा लेके उन्होंने काम शुरू किया था। जयप्रकाश नारायण जी की प्रेरणा लेके शुरू किया था। लेकिन जब वो गांव में गए वहाँ पे, तो उन्होंने ये देखा सिचुएशन कि अरे, हम काम करने के लिए तो कुछ अलग आए थे, हम बालवाड़ी शुरू करने आए थे, एजुकेशन का काम करने आए थे, लेकिन जब यहाँ पे इंसान को इंसान के जैसे ही नहीं रखा जा रहा है, इंसान को जानवर के जैसे रखा जा रहा है, तो फिर ये सब काम करके क्या फ़ायदा। तो उन्होंने इंसान को इंसान बनाने की लड़ाई 40 साल पहले शुरू की, और अभी तक हमारे संगठना के अभी 1.5 लाख से ज़्यादा मेंबर्स है। पालघर, थाना, नासिक, रायगढ़, कुछ हिस्से में नंदुरबार, पूना, अहमदनगर तक हमारी संगठना फैल चुकी है। और ज़्यादातर जो आदिवासी कम्युनिटी है वो संगठना के मेंबर्स है। जहाँ जहाँ शोषण होता है, फिर वो दलित हो, आदिवासी हो, महिला हो, कोई भी जाति धर्म का हो, वहाँ वहाँ संगठना पहुँचती है, वो काम करती है। और ये काम करते करते मेरे माता पिता ने कभी ऐसे नहीं सोचा कि हमारे बच्चों को घर पे रखेंगे और हम ये चीज़ करेंगे, संघर्ष करेंगे। उनके संघर्ष में हमें भी साथ में लेके उन्होंने हमेशा संघर्ष किया। तो बचपन से ये सब चीज़ें देखती आई हूँ, संघर्ष देखती आई हूँ, लोगों की तकलीफ़ देखती आई हूँ। और जब मुझे मैं थोड़ी बड़ी हो गई, मैं 9th 10th में जब आ गई, तब मेरी भी रुचि ज़्यादा बढ़ने लगी इस काम को लेके, और फिर विजन वैसे हुआ। तो मैंने यही सोचा कि आगे जाके भी मुझे भी यही काम करना है। मुझे भी लोगों के आँख का आंसू पोंछने में जो खुशी मिलती है, वो खुशी कहीं भी नहीं है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे भी यही काम करना है। मैंने LLB किया ताकि लॉ पढ़ सकूं, उसकी मदद मुझे ये संगठन के काम में हो सके। और फिर पढ़ाई पूरी होने के बाद मैंने पूरी तरीके से मेरा जीवन संगठन को समर्पित किया, और मैं भी पिछले 20 साल से इसी संगठन में सक्रिय हूँ। और लोगों के लिए काम करना, लोगों के लिए संघर्ष करना, यही मेरी ज़िंदगी है। क्या बात है मैम। हमने सुना है बच्चों के नाम के आगे अपनी माँ का नाम लगाया जाएगा, उसमें आपका क्या योगदान है? जब हमें स्कूल में डाला गया, तो मेरे माता पिता ने मेरे नाम में उनका नाम लगाया, मेरी माँ का नाम लगाया। जैसे मैं स्नेहा विद्युत विवेक, ऐसा मेरा नाम स्कूल में लगाया गया। तभी भी बहुत संघर्ष करना पड़ा उनको। उन्होंने तो सरनेम भी नहीं लगाया था, क्योंकि उनका ऐसी सोच थी कि सरनेम से जाति का पता चलता है,
मतलब अगर पंडित लगाया जाए तो ये ब्राह्मण है, या ये जो भी है, जो भी जाति हमारे इसमें है वो पता चलती है। तो इसीलिए जाति नहीं लगाई गई, सरनेम नहीं लगाया गया, ताकि जाति का पता नहीं चले। जाति भेद, धर्म भेद, इसके खिलाफ मेरे माता पिता थे। हर इंसान एक है, ये सोच के वो थे। तो उन्होंने ये कोशिश की, माँ का नाम लगाया, क्योंकि माँ भी ज़रूरी होती है। एक बच्चे को 9 महीने कोख में रखने से लेके पैदा करने के लिए माँ ही होती है जो सब तकलीफ सहती है। पैदा करते वक्त कितनी तकलीफ होती है माँ को। माँ का पुनर्जन्म बोलते हैं कि एक औरत पुनर्जन्म लेती है बच्चे को जन्म देते वक्त। तो इतनी तकलीफ सहने के बाद, बच्चा होने के बाद वो बच्चा ही उसकी ज़िंदगी बन जाता है। माँ सब चीज़ भूल जाती है। वो भले जॉब करती होगी, लेकिन जॉब पे भी जाती है तो भी उसके दिमाग में 24 घंटा अपने बच्चे का ही ख्याल रहता है कि मेरे बच्चे ने खाना खाया होगा कि नहीं, मेरा बच्चा सोया होगा कि नहीं, मेरा बच्चा स्कूल से आया होगा कि नहीं। तो ये सब चीज़ माँ करती है, लेकिन फिर भी माँ का अस्तित्व कहाँ रहता है। हमारे ज़िंदगी में माँ का अस्तित्व रहता ही नहीं है। पिता को अगर कुछ हो जाए तो पिता का नाम बच्चे के नाम में ज़िंदा रहता है, लेकिन अगर माँ को कुछ हो जाए तो माँ का अस्तित्व ही ख़त्म हो जाता है। तो ये सोच रख के मेरे माता पिता ने हमारे नाम में माँ का नाम लगाया। और वो बाकी सब, मैंने जो आपको कहा कि इतना सब काम उस वक्त था, इंसान को इंसान बनाने की लड़ाई उस वक्त ज़्यादा ज़रूरी थी, बहुत ज़्यादा अहम थी। तो उन्होंने ये चीज़ अपने ज़िंदगी में की। लेकिन जब मैं बड़ी हुई, मुझे बच्चे हो गए, तो मैंने जब ये चीज़ करनी चाही, मेरे बच्चे में मेरा नाम लगाने की कोशिश की, तो मुझे भी वही संघर्ष करना पड़ा। वही मुझे स्कूल में झगड़ा करना पड़ा, वही जाके सरकारी अधिकारियों से झगड़ा करना पड़ा। मुझे ये बताया गया कि आप एफिडेविट दो कि आप माँ हो और आप मतलब इस बच्चे की माँ हो और आपको आपका नाम चाहिए। तो मुझे तभी इतनी तकलीफ़ हुई कि एक माँ का इससे ज़्यादा अपमान नहीं हो सकता है कि माँ को एफिडेविट करना पड़ रहा है कि मेरा नाम मेरे बच्चे में दो। तो उस वक्त मैंने सोचा, तभी किया, हमने लगा लिया नाम। मेरे बच्चों का, दोनों बच्चों का नाम मयंक स्नेहा प्रेमनाथ दुबे, मलांक स्नेहा प्रेमनाथ दुबे। राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल में, हर जगह उनका ये नाम मैंने 14 साल पहले ही लगा लिया था। कायदा अभी आया है इस जनवरी में, लेकिन ये चीज़ मैंने 14 साल पहले संघर्ष करके की थी। और तभी ये मैंने सोचा कि ये चीज़ मैं कर सकती हूँ, मैं झगड़ा कर सकती हूँ, लेकिन बाकी महिलाओं का क्या, बाकी माँओं का क्या, उनके लिए कौन झगड़ा करेगा। वो खुद आवाज़ उठा सकती है कि नहीं उठा सकती है। तो इसीलिए लड़ाई तभी से शुरू हुई। हमारी संगठन के तरफ से हमने बहुत अवेयरनेस क्रिएट किया गांव-गांव में जाके कि ये चीज़ें होनी चाहिए। जब हम जाते थे, महिलाओं को बोलते थे, मैं अक्सर जाती थी जगह जगह पे और मैं ये बोलती थी कि अमिताभ बच्चन जी का पूरा नाम बताइए, आप बताइए। अमिताभ हरिवंश राय बच्चन, बराबर। कहीं भी इंटरनेट पे जाओ और आप डालो अमिताभ बच्चन फुल नेम, तो आता है अमिताभ हरिवंश राय बच्चन। मदर्स नेम सर्च करना पड़ता है, अमिताभ बच्चन जी के भी मदर का नाम सर्च करना पड़ता है हमें। वो तो महानायक है, सब पूरी दुनिया उनको जानती है। तो अमिताभ बच्चन का नाम ऐसा होगा, अगर होता अमिताभ तेजी हरिवंश राय बच्चन, तो आज उनके माँ का भी नाम सब लोग जानते ना। तो यही चीज़ हम सबके बारे में है। तो ये चीज़ सोच के मैं ये हर जगह बोलती थी कि ये चीज़ होनी चाहिए। और जब औरतों को बोलती थी वो बहुत खुश होती थी, क्योंकि उनके सम्मान के लिए कोई बात कर रहा था, पहली बार बात कर रहा था। तो हमने शुरू किए, अलग अलग आंदोलन किए, संघर्ष किए, रास्ते पे आंदोलन किए, अलग अलग शासन स्तर पे फॉलोअप किए, निवेदन दिए, मुख्यमंत्री को निवेदन दिया, उप मुख्यमंत्री को निवेदन दिया। जब पहली बार देवेंद्र जी फडणवीस मुख्यमंत्री बने थे 2014 में, तब हम विनोद जी गावड़े तभी एजुकेशन मिनिस्टर थे, तभी हमने उनको जाके वो निवेदन दिया था। फिर उसके बाद 2 साल के बाद कुछ नहीं हो रहा था, फिर हमने सोचा कि अब कुछ तो और करना चाहिए, सिर्फ निवेदन दे के काम नहीं चलेगा। तो 100 से ज़्यादा ग्राम पंचायत जो होती है, वहाँ पे हमने ठहराव लिया। वो ग्राम पंचायत के ठहराव को बहुत इम्पोर्टेंस होती है।
तो वो ठहराव लिया कि बच्चों के नाम में माँ का भी नाम लगना चाहिए और वो प्रस्ताव शासन को भेजा। तो ऐसे तरीके से अलग अलग तरीके से हमने इस मुद्दे को आगे किया। फिर एक आंदोलन ऐसे किया कि जो तहसीलदार होते हैं ना, तहसीलदार पता है ना, तहसीलदार मतलब पूरे तालुका का रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो होता है उसके हेड होते हैं तहसीलदार। तो और पूरा तालुका वही संभालते हैं, ठीक है। तो उनको हमने दिया निवेदन और उनको हमने उनके नाम का प्लेट गिफ्ट किया, उनके माँ के नाम के साथ लिख के। सो नाइस। तो ये एक स्ट्रैटेजी थी कि हमने आपको दिया है, अभी आपको सरकार को बोलना है कि यही चीज़ इम्प्लीमेंट करो। तो ऐसी अलग अलग स्ट्रैटेजीज यूज़ करके हमने संघर्ष किया और हमें अभी अनपेक्षित था, ये अपेक्षा नहीं थी कि इतने जल्दी ये चीज़ होगा। हमें लग रहा था कि इसके लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन एटलीस्ट 14 साल के बाद ये चीज़ हुई। शासन ने इसको मान्यता दी और काफ़ी जो विधायक है विधान परिषद के, विधानसभा के, उन्होंने भी इस विषय को विधानसभा विधान परिषद में लिया, बात की उसके ऊपर। तो मेरा तो थोड़ा सा योगदान है, लेकिन समाज का भी बहुत सारा योगदान इसमें है। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारा महाराष्ट्र राज्य एकमेव राज्य है इस देश में जिन्होंने माँ का सम्मान किया है और इस तरीके का कायदा बनाया है। तो अभी जो बच्चे पैदा होंगे 1 मई के बाद, उनके नाम में माँ का नाम आएगा, लेकिन लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि आपके नाम में, मेरे नाम में, सबके नाम में अभी माँ का नाम आना बाकी है। तो वो लड़ाई जारी रहेगी जब तक होगा नहीं तब तक। तो अभी आपको क्या लगता है कि वसई में आप किस चीज़ में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकते हो? जैसे यहाँ के रोड्स काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, ठीक है, और आपको पता है कभी भी जैसे हम लोग शूट कर रहे थे तो अचानक लाइट चली गई। तो आप अगर जीतते हो, ठीक है, तो आप क्या सबसे पहले क्या करना चाहोगे? देखिए, मैंने जो आपको कहा कि मैं वसई में ही पैदा हुई, 30 साल पहले जो वसई थी, सुंदर वसई थी, हरित वसई थी, अच्छा लगता था वसई में। इश्यूज वही थे, पानी का इशू तभी भी था, लाइट का इशू तभी भी था, रास्ते का इशू तभी भी था, और अभी भी वही सेम इश्यूज है। उल्टा इश्यूज बढ़ गए हैं, पॉपुलेशन बढ़ गई है, इलीगल कंस्ट्रक्शन बढ़ गया है, कंस्ट्रक्शन बढ़ने के लीगल कंस्ट्रक्शन भी बढ़ गया है, इलीगल कंस्ट्रक्शन भी बढ़ गया है। कंस्ट्रक्शन बढ़ने के वजह से पानी का प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गया है। जो पश्चिम पट्टा है, गांव का पट्टा है, वहाँ पे अभी भी नल से पानी नहीं मिलता है। वो लोग अभी भी बावड़ी का पानी पीते हैं, कुएं का पानी पीते हैं। तो और पानी उसमें क्षार युक्त होता है, मतलब क्योंकि समंदर है नज़दीक, तो खारा पानी होता है। तो आप सोचिए, इतने साल से लोग वैसे ही रह रहे, जी रहे हैं, कुछ भी बदलाव नहीं है उनके ज़िंदगी में। तो इसीलिए मैं ये समझती हूँ कि बीजेपी की जो मुझे उम्मीदवारी मिली है, महायुति की उम्मीदवारी मिली है, ये एक मौका है मेरे लिए भी और वसई के जनता के लिए भी कि 30 साल में जो नहीं हो पाया, कुछ डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हुआ ऐसे नहीं मैं बोलती, लेकिन बहुत कुछ होना चाहिए था। 30 साल बहुत बड़ा स्पैन होता है, 30 साल में बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी मोदी जी देखिए 2014 में आए और कितना देश को बदला है, कितनी अच्छी योजना लाए हैं, कितनी अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो 30 साल जिनके पास थे वो तो कितना अच्छा कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। हमें भूतकाल में जाके वो सब भूत नहीं निकालने हैं कि उन्होंने क्या नहीं किया, लेकिन हमारे पास ये मौका है करने का। तो और मैं ये मानती हूँ कि युति की सरकार, मुझे ये विश्वास है कि महाराष्ट्र में फिर से एक बार महायुति की सरकार आएगी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार महायुति की केंद्र में है। तो जब बीजेपी का यहाँ का विधायक होगा तो जो हमें काम में गति मिलेगी वो होगा, क्योंकि देखिए पानी का जो विषय है वो नल, हर घर नल से जल, ये योजना नरेंद्र मोदी जी ने 70 साल के बाद कोई ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसने महिलाओं के बारे में सोचा कि मेरी बहन को उसके घर में पानी मिलना चाहिए, उसका टाइम बचना चाहिए, उसकी मेहनत बचनी चाहिए। अगर टाइम बचेगा, मेहनत बचेगी, तो वो कुछ खुद पे समय बिता पाएगी, खुद के तबीयत का ध्यान रख पाएगी, खुद कुछ 4 पैसा कमाने के लिए हाथ पैर मार पाएगी। तो ये चीज़ भी सोचना महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे प्रधानमंत्री हमें मिले हैं, ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन और उस योजना में हज़ारों करोड़ों रुपया मोदी जी ने दिया है, गवर्नमेंट को दिया है, महानगर पालिका को भी दिया है, ग्राम पंचायत को भी लिया है।
तो जब ग्राम महानगर पालिका कोई चीज़ करती नहीं है, अब ये पानी गटर रास्ते ये विधायक का काम नहीं होता है, ये महानगर पालिका का काम होता है करना। लेकिन अगर ये काम महानगर पालिका नहीं कर रही है तो विधायक का काम होता है महानगर पालिका पे अंकुश रखना, विधानसभा में जाके उसके लिए सवाल पूछना, शासन को वो जाके बताना कि ये चीज़ें मेरे क्षेत्र में नहीं हो रही है, ये चीज़ें होनी चाहिए। लोग, विधानसभा क्षेत्र के लोग और शासन सरकार, इनका ब्रिज होता है लोक प्रतिनिधि। लेकिन हमें पता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो मेरा काम सबसे पहले तो यही होगा, अगर चुन के आऊँगी तो, कि यहाँ के लोगों के जो प्रश्न है, समस्याएं है, वो सरकार तक पहुँचाई जाए और फिर वहाँ से हल भी लेके आया जाए। सिर्फ कोई भी जाके आप ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ जाते हैं, लेटर देते हैं, एप्लीकेशन देते हैं और फिर जब महायुति की सरकार फंड देती है तो क्रेडिट लेने आ जाते हैं कि हमने किया, हमने पाठ पुरावा किया। तो वो तो हम भी जाते हैं, हम भी हमारे मुख्यमंत्री को मिल सकते हैं, हम भी हमारे उप मुख्यमंत्री को मिल सकते हैं, लेकिन फिर आपका विधायक होने का फ़ायदा क्या? जब आप विधानसभा में ही नहीं बोल रहे हो, जिधर आपको भेजा गया है लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, तो सबसे पहला काम मैं ये करूँगी कि मैं बोलूँगी। विधायक का काम होता है बोलना, लोगों के तरफ से बोलना। तो वो वसई के लोगों की आवाज़ मैं विधानसभा में उठाऊंगी। और ये जो रास्ते है, गटर है, समाज मंदिर है, इसके लिए आमदारों को सरकार फंड देती है। सरकार पैसा देती है कि आप लोगों का काम करो। आपको अपने जेब से नहीं पैसा खर्चा करना पड़ता है लोगों का काम करने के लिए। वो भी आप अगर नहीं कर रहे हो तो फिर आपका लोक प्रतिनिधि होने का क्या फ़ायदा है? तो ये जो मेरा सबसे पहले लोगों को प्रॉमिस होगा, जितना फंड मुझे मिलेगा आमदार निधि का, वो 100% लोगों के लिए यूज़ होगा। कभी वो वापस नहीं जाएगा, 1 रुपया भी उसमें से वापस नहीं जाएगा। अनयूज्ड 1 रुपया भी उसमें से वापस नहीं जाएगा। ये सबसे पहले मैं वादा करती हूँ, लोगों की आवाज़ उठाने का वादा करती हूँ। और जो बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, रोड्स की समस्या है, वो हल होने वाली समस्या है, वो बेसिक नीड्स है। वो बहुत बड़ी समस्या ऐसे नहीं है, उसको बहुत बड़ा बनाया गया है राजनीति करने के लिए, क्योंकि इन्हीं मुद्दों पे इतने साल से राजनीति होती आई है। अगर ये मुद्दे ख़त्म होंगे तो इनके पास राजनीति करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसीलिए हमारा ये प्रयास रहेगा कि लोगों का विकास हो। जो आखिरी बैठा है, हम जैसे लोग तो हमें बहुत सुविधाएं मिलती है, लेकिन जो गरीब है उसको सुविधाएं जिसको नहीं मिली है, उस तक वो सब सुविधा पहुँचे जिस पे उसका हक है। तो उसके लिए मेरा काम रहेगा। और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बोलने के लिए कि जैसे ट्रेन का विषय है, ब्रिजेस का विषय है, हाईवे का विषय है, ये केंद्र शासन का विषय है। तो हमारी सरकार है मोदी जी की, तो जब हमारा विधायक रहेगा तो वो काम जल्दी जल्दी हो पाएगा ना। यहाँ पे से डायरेक्टली आ जाएगा, हम उन तक जल्दी पहुँच पाएंगे, हमारी समस्याएं जल्दी पहुँच पाएंगी वहाँ तक। तो ये काम मुझे बहुत विश्वास है कि अगर बीजेपी यहाँ से आती है जीत के, तो वसई का विकास ज़रूर होगा जो इतने साल से प्रलंबित है। वसई को डेवलपमेंट करने में आपके क्या प्लान्स है? वसई डेवलप होने के लिए बहुत स्कोप है। अगर हम देखेंगे, अगर हमारे बाजू का ही शहर है, फाउंटेन ब्रिज पार करेंगे, खाड़ी पार करेंगे भाईंदर की, तो मीरा भाईंदर शहर है। उस तरफ न्यू बॉम्बे है। तो ये न्यू मुंबई, मीरा भाईंदर वसई के बहुत बाद बसा है, लेकिन फिर भी आज उनका डेवलपमेंट देखिए कैसा है और वसई को देखिए कैसा है। ये सिंपल कंपैरिजन है। तो मेरा ये सपना है और हमारे पार्टी का, सभी का ये सपना है जो वसई में रहता है, कि हमारा शहर वैसा होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ सिर्फ शहर नहीं, वसई का जो हरित पट्टा है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ वसई को नहीं तो मुंबई को ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला ये हमारे वसई का हरित पट्टा है। तो उसको प्रोटेक्ट करके वसई का डेवलपमेंट कैसा किया जाए, उसको प्रोटेक्ट करके वसई का इको टूरिज़्म कैसे बढ़ाया जाए। क्योंकि आज हमको रिलैक्स होना है तो हम कहाँ जाते हैं? हम अरनाला नहीं जाते, हम कड़म नहीं जाते, हम भुईगांव नहीं जाते, हम सुरुचि नहीं जाते, हम जाते हैं अलीबाग, हम जाते हैं गोवा। वसई को सिर्फ मिनी गोवा कहते हैं,
लेकिन मिनी गोवा गोवा कब बनेगा? वसई का टूरिज्म अलीबाग जैसे, गोवा जैसे, कोकण जैसे कब बढ़ेगा? इसे हमें ही बढ़ाना पड़ेगा। और उसका जो हरित पट्टा है, जो ग्रीनरी है, वो सुरक्षित रख के बढ़ाना पड़ेगा। तो इसीलिए महाराष्ट्र शासन के साथ मिलके और केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, उनके साथ मिलके हरित पट्टे का संरक्षण करके, वो सुरक्षित रख के वसई का इको टूरिज़्म कैसे बढ़ाया जाए। और वसई के अगर इको टूरिज़्म बढ़ता है तो यहाँ के यूथ को यहीं पे जॉब मिलेगी, उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यूथ को जॉब मिलेगी, टूरिज़्म बढ़ेगा तो होटल इंडस्ट्री बढ़ेगी, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बढ़ेगी, दूसरे शहर के बच्चों को भी वसई के जो किनार पट्टी है वहाँ पे जॉब मिल सकती है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है हरित पट्टा संरक्षित रख के। पहली बात, प्राथमिकता यही है कि वसई का हरित पट्टा संरक्षित रखना चाहिए। उसके ऊपर कोई भी आँच आए ऐसा मैं होने नहीं दूंगी, क्योंकि वसई का हरित पट्टा हम सबकी जान है। वसई के स्टेशन के लोगों को जाके देखना चाहिए कि वहाँ पे कैसे फूलों के बाग फूलते हैं। हम गणपति बापा को जासवन के फूल चढ़ाते हैं तो वहाँ पे जासवन की पूरी बगीचा रहते हैं, मोगरे के बगीचा है, टगर के, चाफा रहता है, उसके पूरे बगीचे हैं, केले जो वसई के बनाना फेमस है पूरे वर्ल्ड में। तो ये सब चीज़ें, नारियल, सुपारी, ये सब चीज़ें वसई में बनती है। तो ये अगर सुरक्षित रहेगा तो ही पूरे वसई सुरक्षित रहने वाली है। तो वो सुरक्षित रख के हमको इको टूरिज़्म बढ़ाना है। किनार पट्टी की जो क्लीनलीनेस है, जैसे गोवा के बीचेस अभी हुए हैं वैसे हमें वसई के सब बीचेस करने हैं ताकि टूरिस्ट यहाँ पे अट्रैक्ट हो। वसई में बहुत बड़ा मच्छीमार समाज है, कोली समाज है। यहाँ से फ्रेश मच्छी जाती है, बॉम्बे जाती है। मैं आज ही कुछ महिलाओं से मिली, वो डोंबिवली जाती है बेचने के लिए, जवाहर, मुखाड़ा, पालघर, भिवंडी, बहुत दूर दूर तक हमारी जो कोली बहनें हैं वो जाती है बेचने के लिए यहाँ की फ्रेश मच्छी लेके। तो उनका डेवलपमेंट होना चाहिए, उनके लिए कोल्ड स्टोरेजेस बनने चाहिए। वसई में जो सब्ज़ी बनती है उसको भी मुंबई में बहुत डिमांड है। चाफ़ा जो फूल मैं बोल रही हूँ, सोन चाफ़ा, उसको भी बहुत बड़ा डिमांड है। तो ये सब चीज़ों के लिए कोल्ड स्टोरेज बनना चाहिए, तो जाके यहाँ के खेती का, यहाँ के फिशिंग इंडस्ट्री का विकास हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें है जो हम कर सकते हैं और करेंगे। दूसरी एक बात ये है डेवलपमेंट को लेके, अगर यहाँ का रहने वाला नागरिक सुरक्षित नहीं होगा तो डेवलपमेंट नहीं होगी। यहाँ के जो पश्चिम पट्टे के आप घर देखोगे तो उनके घर उनके खेत में ही है, उसको वाड़ी बोलते हैं। वाड़ी में ही उनका घर रहता है, बंगलो रहता है और उसके पीछे उनकी खेती होती है। लेकिन अगर आज देखा जाए तो उनके घर पे कोई भी बैंक लोन देती नहीं है, क्योंकि महानगर पालिका बोलती है कि आपका ये घर अनधिकृत है, ये अधिकृत नहीं है। तो ये लोक प्रतिनिधि का काम है कि इतने सालों से, पीढ़ियों से जो रह रहे हैं उस घर में, उनके घर अधिकृत किए जाए। ये लोक प्रतिनिधि का काम है, उन्होंने इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। तो वो चीज़ हम करने का पूरी तरीके से प्रयास करेंगे कि जो पश्चिम पट्टे में जो घर है, ऐसे वाड़ी में जो बसे हुए घर है, उनको अधिकृत किया जाए। जो पूरा कोलीवाड़ा बसा हुआ है, उनके घर के नीचे की ज़मीन 7/12 जो बोलते हैं, वो उनके नाम पे नहीं है, वो असुरक्षित है। तो जब असुरक्षित रहेगा कोई बांधव, मेरा भाई बहन, तो वो डेवलपमेंट के बारे में कैसे सोच सकता है। तो पहले उनको सुरक्षितता दी जाएगी, उनके घर की नीचे की ज़मीन उनके नाम पे कैसे हो, इसके लिए प्रयास किया जाएगा। तो ये 2 प्राथमिक चीज़ें हैं। यहाँ के जो बाकी का जो मैंने कहा, पानी का इशू है, रास्ते हैं, लाइट है। हम मीरा भाईंदर में जो लाइट बिल आता है उससे 11 रुपये ज़्यादा लाइट बिल भरते हैं वसई में, फिर भी लाइट जाती है। फिर भी लाइट जाती है, कभी भी जाती है। ऐसा भी नहीं कि टाइम टेबल है कोई ताकि हम कुछ मैनेज कर सके। इन्वर्टर का बिल, इन्वर्टर लगाना मजबूरी है। आप मुंबई के घरों में देखते हो कभी इन्वर्टर? नहीं देखते। लेकिन हमारे घर में इन्वर्टर नहीं हो तो ऐसे होता, अरे तुम्हारे घर में इन्वर्टर नहीं है, ऐसे कैसे है? तो ऐसे हो गया, इन्वर्टर का बिल और आता है, ज़्यादा आता है। तो ये सब चीज़ें कैसे सुलझी जाए, बिल कैसे कम आया जाए, लाइट कैसे कम कटेगी। लाइट रहेगी तो इंडस्ट्री बढ़ेगी। वालियो है, गोलानी है,
हमारा पूरा वसई का जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, क्रॉफर्ड मार्केट में 90% चीज़ें वसई से बन के जाती है। आपने बिल्कुल परफेक्ट बोला। तो अगर लेकिन यहाँ पे अगर लाइट की समस्या है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसको होगा? व्यापारी को होने वाला है। और वो भुगत रहा है वो चीज़ें। उनको कोई भी इंडस्ट्रीज़ में सुविधाएं नहीं दी जाती है। तो इंडस्ट्री में कैसे सुविधा दे के इंडस्ट्रियल पार्क कैसे अच्छा बनाया जाए और लाइट की समस्या सुलझा के उनको पूरी तरीके से बिजली दी जाए, लाइट का बिल जो नॉर्मल ग्राहक है उनका कम कैसे आया जाए, इस पे ध्यान दिया जाएगा। और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, अभी जहाँ देखो वहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन बन रहा है, वहाँ पानी के कनेक्शन नहीं है, बाकी सुविधाएं नहीं है। तो प्लानिंग से डेवलपमेंट कैसी हो सके, इस पे ध्यान दिया जाएगा। कुशल, एक बात जो है मैं आपको बोलना चाहती हूँ, महानगर पालिका जब बनती है तो उसका डीपी प्लान बनता है। और हर डीपी प्लान में, जैसे हमारा वसई खाड़ी से नज़दीक है, समंदर से नज़दीक है, बारिश ज़्यादा होती है, तो होल्डिंग पॉइंट्स रखते हैं कि अगर पानी ज़्यादा जमा हो तो वो होल्डिंग पॉइंट्स डेवलप किए जाते हैं, तो वो पानी वहाँ जमा हो, शहरों में ना जमा हो। अभी वो होल्डिंग पॉइंट्स आप कोई भी जाके वो डीपी प्लान स्टडी कर ले, वो होल्डिंग पॉइंट्स पे 90% इलीगल कंस्ट्रक्शन हुए हैं। तो जब उधर ही पानी जमा होने की जगह ही नहीं बची है, तो पानी घरों में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? पानी दुकानों में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? पानी नेचुरल है, वो अपना रास्ता खुद बना लेता है। तो हमने पानी, ये हमारी समस्या नहीं है घरों में भरने वाला, हमने नेचर के लिए रास्ते रोक के रखे। तो वो रास्ते हमें खोलने चाहिए। तो ये जो सब चीज़ें हैं ना, जो कुछ भी नियोजन नहीं है वसई के डेवलपमेंट में, अनियोजित विकास, किधर भी कुछ भी नहीं है, अनियोजित डेवलपमेंट। तो वो नियोजन से जब सब चीज़ होगी तो तभी जाके अच्छे से डेवलपमेंट हो सकती है। तो मुझे ये विश्वास है कि मैं तो बहुत छोटी हूँ, मेरी पहली, मैं फर्स्ट टाइम खड़ी हूँ, लेकिन मेरे पिताजी का जो संगठन है उसमें 20 साल से काम करने का एक्सपीरियंस है, सरकार के साथ कैसे काम किया जाता है उसका एक्सपीरियंस है। और मेरे माता पिता की और एक संस्था है समर्थन, जो महाराष्ट्र विधानसभा विधान परिषद के साथ बहुत नज़दीकी से काम करती है। जब हमारा हर साल बजट आता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, तो उस बजट का एनालिसिस करके क्या चीज़ें कमी है, क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें इसमें होनी चाहिए लेकिन नहीं है, उसका पूरा एनालिसिस होता है, वो विधायकों को दिया जाता है और उस पर फिर सवाल जवाब होते हैं। तो ये काम करने का भी एक्सपीरियंस मुझे है, बजट एनालिसिस का भी एक्सपीरियंस है, विधानसभा में कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं उसका भी एक्सपीरियंस है। तो पिताजी के पुण्याई से थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। और जो मेरे वरिष्ठ है अभी पक्ष में, बीजेपी में है, देवेंद्र जी है, रविंद्र जी चौहान है, एकनाथ जी शिंदे है, अजीत दादा पवार है और बाकी सब नेता है, उनसे भी तो हमें सीखना ही है। हम छोटे हैं, उनसे सीख के ही काम करना है। तो मुझे इतना विश्वास है कि वो सिखाएंगे और हम उनके मार्गदर्शन के नीचे अच्छा करेंगे। एक और सवाल है मैम, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? सबसे पहले तो मेरे माता पिता, क्योंकि बचपन से मैंने उनको जिस तरीके से काम करते हुए देखा है, तो सबसे पहले तो मेरी इंस्पिरेशन मेरे माता पिता है। और तभी हमें पूछा जाता था कि आपका फेवरेट लीडर कौन है, मेरे पास जवाब नहीं रहता था। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, मैं मोदी जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मतलब मैं मैनिफेस्ट करती थी, अभी भी करती हूँ कि मुझे मोदी जी से मिलना है। तो अगर आप जीतते हो, ठीक है, तो क्या आप मोदी जी यहाँ पे आएंगे? क्या लगता है? वो तो नहीं पता, लेकिन ज़रूर कोशिश करूँगी कि मोदी जी को मिल सकूँ और भाग्य में रहेगा। अभी ये भी मैंने सोचा नहीं था कि ये इस तरीके से होगा, उम्मीदवारी मिलेगी, वसई की सेवा करने का मौका मिलेगा। हर चीज़ें आपके नसीब पे भी होती है, आपके काम पे भी होती है और वक्त पे भी होती है। सही वक्त पे सही चीज़ें हो जाती है। तो जब वक्त आएगा तो मोदी जी से भी मिलूंगी, लेकिन तभी वो वक्त ऐसे होगा कि मेरा सपना पूरा हो जाएगा, ऐसे होगा। क्या बात है। और जब आपको फर्स्ट टाइम टिकट मिली थी, ठीक है, तो आपको कैसा लगा था कि आपने क्या जीत लिया, या कैसा आपको फील हुआ था? ये जब टिकट की बात हो रही थी, कोई सडनली ऐसे मतलब हुआ, कुछ बहुत पहले से तैयारी चालू थी वगैरह, ऐसे नहीं था। तो जब मुझे पूछा गया कि ऐसे ऐसे है, लड़ोगी क्या, तो
तो मेरा रिएक्शन था, लड़ना है तो लड़ेंगे, क्योंकि खून में लड़ाई है, संघर्ष है। और ये चीज़ वसई के लिए और वसई में जो अन्याय हो रहा है लोगों पे, उसके लिए हम अभी से नहीं लड़ रहे। ये वैचारिक लड़ाई 1994 से शुरू है, जब मैं 4th स्टैंडर्ड में थी। मेरे पिताजी तभी पहली बार वसई विधानसभा में लड़े थे, अपक्ष लड़े थे। तभी उनको ये पता था कि वो नहीं जीत पाएंगे, लेकिन फिर भी उन लोगों के खिलाफ जो अन्याय कर रहे हैं, जो अन्याय का प्रतीक है, उनके खिलाफ लड़ना ज़रूरी था, इसीलिए वो लड़े थे। 2009 में लड़े शिवसेना की तरफ से, 2004 में शिवसेना की तरफ से लड़े, 2009 में लड़े। तभी तो वसई ने एक इतिहास रचा, सारे पार्टीज़ एक होके मेरे पिताजी को समर्थन देके वो अपक्ष लड़े थे और वो जीते। बाद में कुछ राजनीतिक परिस्थिति ऐसी हो गई कि 2014 में वो नहीं जीत पाए। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि लड़ना मेरे खून में है। फिर वो जाके पालघर के जवाहर में लड़ना रहेगा, सातारा में जाके लड़ना होगा, या वसई के लिए लड़ना होगा। तो इसीलिए जब मुझे पूछा गया लड़ोगी क्या, तो मैंने कहा लड़ना है तो लड़ना है। फिर नतीजा कुछ भी होगा चलेगा, लेकिन लड़ाई के लिए तो हम बिल्कुल तैयार है। लेकिन जब टिकट मिली तो उसके 2 दिन तक मुझे भी नहीं विश्वास हो रहा था कि हम चुनाव सही में लड़ने जा रहे हैं। लेकिन अभी विश्वास भी हो रहा है और लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो मनोबल भी हर दिन जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, मेरा हौसला भी बढ़ रहा है, मनोबल भी बढ़ रहा है और विश्वास भी बढ़ रहा है। तो मैम, आप यूथ वोटर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? यूथ को मेरी एक ही अपील है कि आपके एक वोट से देश का भविष्य बदल सकता है। और मतदान ऐसा एक हमारा हक है, संविधान ने दिया हुआ, जो सबको एक जैसा ही है। अंबानी को भी एक ही वोट का अधिकार है, आपको मुझे भी एक ही वोट का अधिकार है। और हार जीत एक एक वोट से तय होती है। तो आप ये मत सोचिए कि मैं नहीं जाऊंगा वोट करने के लिए या मैं नहीं जाऊंगी वोट करने के लिए तो क्या बिगड़ जाएगा, क्या होगा। ऐसे नहीं है, आपका एक एक वोट काउंट होता है और आपके एक एक वोट से इस वसई का भविष्य तय होने वाला है। तो बहुत ज़रूरी है आपको वोट करना। ये 40 साल के बाद वसई में कमल चिन्ह मिला है बीजेपी को। 40 साल के बाद एक महिला उम्मीदवार को मौका मिला है। तो मेरा सबसे अपील है कि अगर वसई में बदलाव चाहते हो, वसई में कुछ अच्छा होना चाहते हो, हमारे माँ बाप ने जो जैसे जिए, हम जैसे बड़े हुए, अब मेरा बच्चा 17 साल का है, अब अगले साल वो वोट करेगा, इस बार नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हमें उनके लिए सोचना है तो हमें वोट करना है। बिल्कुल। जो अभी फर्स्ट टाइम वोट करेंगे उनको उनके बच्चों के बारे में सोचना है कि उनके बच्चे कौन से वसई में रहने वाले हैं, कैसे वसई में रहने वाले हैं। तो अगर अच्छे वसई में, डेवलप्ड वसई में, सुंदर वसई में अगर रहना है तो फिर उनको वोट करना ज़रूरी है। पिछले कुछ सालों में महिलाओं के प्रति लोगों की सोच बदली है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल बदली है। और लोगों की सोच बदलना, समाज में बदलाव लाना, इसमें सरकार भी बहुत अहम भूमिका निभाता है। सरकार की भूमिका जैसी रहती है, सरकार की योजनाएं जैसी रहती है, वैसे वैसे महिलाओं का क्या कहते हैं, समाज में उनकी जो मान्यता है वो भी बदलती है। जैसे अभी मैंने कहा कि मोदी जी महिला सक्षम, मोदी जी ने हर घर नल जल योजना लाई, मोदी जी ने शौचालय को इज्जत घर नाम दिया। किसी ने नहीं दिया था। शौचालय इज्जत घर हो सकता है क्या, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर मेरी महिला बाहर जा रही है शौच के लिए तो उसकी इज्जत दांव पे लग रही है। तो इसीलिए शौचालय इज्जत घर है, सबसे प्राथमिकता उस शौचालय को दी जानी चाहिए। तो ये जो सोच है, जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स भी महिलाओं के जो सोच रहे हैं, जिसके लिए वो कदम उठा रहे हैं, वो बहुत ही सराहनीय है और इससे महिलाओं का मनोबल बढ़ता है। अभी सिर्फ पंचायत राज में, मतलब ग्राम पंचायत, महानगर पालिका, जिला परिषद, पंचायत समिति, ये जो इलेक्शंस होते थे उसमें सिर्फ महिलाओं को 33% आरक्षण मिलता था।
अभी मोदी जी ने पिछले ही साल महायुति की सरकार में गठबंधन ने महिलाओं के लिए लोकसभा में भी आरक्षण रखा, विधानसभा में भी आरक्षण रखा। तो इसका ये मतलब है कि वो सिर्फ बोलते नहीं हैं, वो करते हैं। वो ये चाहते हैं कि महिलाएं आगे आए, महिलाएं लोक प्रतिनिधि बन के आगे आए, महिलाओं की आवाज़ लोकसभा में पहुँचे, महिलाओं की आवाज़ विधानसभा में पहुँचे, तब जाके महिलाओं को सही में न्याय मिल सकता है। जो इतने साल से सभी महिलाओं को, फिर वो गरीब हो अमीर हो, महिला होती है, उसको हमेशा दुय्यम स्थान ही मिलता है, कभी प्राथमिकता नहीं मिलती है। तो मोदी जी ने उन महिलाओं को प्राथमिकता देना शुरू किया है। अभी आप अगर घर भी लेने जाओ तो महिला के नाम पे मिलता है, घर पट्टी महिला के नाम पे रहती है। आपको अगर आवास योजना के लिए लोन चाहिए तो वो आवास महिला के नाम पे होनी ज़रूरी है, तब आपको वो सब्सिडी मिलेगी गवर्नमेंट की। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो महिलाओं को सक्षम बनाती है। महाराष्ट्र के युति सरकार ने अभी बहुत बड़ी योजना लाई, लाड़की बहन योजना। तो उसमें करोड़ों महिलाओं को उनके डायरेक्ट अकाउंट में पैसे गए। अभी जो नया जाहिरनामा आया है अभी का, उसमें वो 1,500 रुपये का 2,100 रुपया किया गया है। मतलब आने वाली सरकार में वो 1,500 का 2,100 रुपया होगा। अमाउंट हमें छोटी लग रही होगी, लेकिन जो ज़रूरतमंद औरत होती है ना, उसके लिए वो 1,500 रुपया या 2,100 रुपया भी बहुत बड़ी बात है। अगर वो उसके हाथ में आती है तो उसको किसी से उधार मांगने की ज़रूरत नहीं है। अपने बच्चे के फ़ीस के लिए, बच्चा बीमार पड़ा, घर में कोई बीमार पड़ा, कोई मुसीबत आई घर में, या उसकी कोई निजी ज़रूरत हो, तो किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद सक्षम है। तो सोचिए आप उस औरत के नज़रिए से कि उसका आत्मविश्वास कितना बढ़ेगा ये इस छोटी छोटी कदमों से। तो ये सरकार, महायुति की सरकार, मोदी जी की सरकार महिलाओं के लिए सिर्फ बोलती नहीं है, करती भी है। और मुझे उम्मीदवारी देके उन्होंने ये साबित किया है, क्योंकि पालघर जिले में 6 सीट महायुति लड़ रही है और उसमें मैं एक में वो महिला उम्मीदवार हूँ, बिना रिजर्वेशन के। राइट। अगर रिजर्वेशन में सीट मिलती तो बात अलग है, अरे रिजर्व सीट है, इन बिना रिजर्वेशन में सीट मिलना, महिला को उम्मीदवारी देना बहुत बड़ी बात है। और मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे ये उम्मीदवारी मिली है। थैंक यू सो मच मैम। वसई में परिवर्तन लाने के लिए वसईकर होना क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? बिल्कुल, वसईकर आप होंगे तो ही वसई की दुख तकलीफ समझ पाएंगे। बाहर से आके, वसई के बाहर रह के आप वसई के जनता से कैसे कनेक्ट हो पाओगे? अब मुझे कुछ लोग बोलते थे, या जब मेरा नाम आया तो विरोधी तो प्रोपोगंडा बनाएंगे, फेक नैरेटिव्स बनाएंगे। तो विरोधियों के तरफ से फेक नैरेटिव्स बनाए गए, क्योंकि मेरा सरनेम शादी के बाद का दुबे है, तो ये बाहर की है, ये वसई की नहीं है। लेकिन उनको ये नहीं पता होगा जो नैरेटिव्स बनाते हैं, लेकिन वसई के जनता को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि स्नेहा दुबे पंडित का जन्म वसई में हुआ। स्कूल वसई न्यू इंग्लिश स्कूल की मैं विद्यार्थिनी हूँ। वाइंगणकर सर, बाबरेकर सर, हरपणकर मैडम, सापड़े मैडम, अभ्यंकर मैडम, इनकी मैं शिष्या हूँ। इनके सबके संस्कार मुझ पे है। और मेरा पहली बार जब मैंने वोट दिया तो वो वसई विधानसभा में वोट दिया। अभी तक मैं वसई विधानसभा में ही वोट देती हूँ, मेरा घर वसई विधानसभा में आता है। जो विद्यमान है लोक प्रतिनिधि, वो कहाँ रहते हैं, वो वोट कहाँ देते हैं, ये ज़रा जनता ही चेक कर ले और फिर समझ ले कि कौन यहाँ वसईकर है और कौन वसईकर नहीं है। और ये जो आपका सवाल है कि ज़रूरी है क्या जानना, तो अगर आप वसई में रहोगे तो आप लोगों से कनेक्ट रहोगे, आप वो लोगों को सम्मान दोगे तो सम्मान पाओगे। और मेरी ये प्राथमिकता रहेगी कि वसई के हर नागरिक को जो मुझ तक पहुंच पाए, मैं इजीली एक्सेसिबल हूँ। मुझ तक पहुंचने के लिए उसको 10 लोगों से गुजरना नहीं पड़े, डायरेक्टली मिल सकता है वो। मैं उनके लिए 24 घंटा उपलब्ध हो सकूं। तो जब मैं वसई में रहूंगी तो ही उपलब्ध रह सकती हूँ ना। तो वसईकर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये इलेक्शन जीतते हो तो आपका फर्स्ट मूव क्या होगा? वसई में फंडामेंटल जो सुविधा है, मूलभूत सुविधा है, उनकी बहुत कमी है। 14 साल हुए महानगर पालिका को बने हुए, 3 बार नारियल फोड़ा है
हॉस्पिटल के लिए। आज तक एक भी सरकारी अस्पताल वसई में नहीं बना है। तो पहली प्राथमिकता है अस्पताल बनाना। सामान्य जनता कहाँ जाएगी अगर अस्पताल ही नहीं रहे? आप इतना बड़ा शहर बना रहे हो, इतने करोड़ों का आपका बजट है महानगर पालिका का, और आपके पास अस्पताल नहीं है, इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? तो पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि जो, और वो अस्पताल बनाने के लिए पैसा कौन दे रहा है? सरकारी दे रही है, महायुति की। तो वो महायुति के सरकार से फॉलोअप करके ये अस्पताल जल्दी से जल्दी कैसे बन पाए, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। हर घर नल से जल पानी कैसे पहुँचे, जिनको अभी जा रहा है, किसी किसी को 2-2 दिन पे पानी जाता है, 4-4 दिन पे पानी जाता है, सिर्फ आधा घंटा दिन में पानी जाता है। तो ये सारी जो समस्याएं हैं वो कैसे सुलझाई जाए, इस पे प्राथमिकता होगी। रस्तों का काम है। मैं कल ही एक आदिवासी पाड़ा में गई थी, नाम नहीं लूँगी अभी, लेकिन उनके पास मुझे उन्होंने दिखाया ऐसा कोबा बनाया हुआ है सीमेंट का, ऐसा सिर्फ कि ये हमारा समाज मंदिर है मैडम, ये हमारा बालवाड़ी है। सिर्फ नारियल फोड़ा गया। अच्छा, अभी तक बना नहीं? 30 साल हो गए, 15 साल से वो लोग फॉलोअप कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। शौचालय उनके पास नहीं है। खाड़ी के बाजू में रहते हैं, बारिश आती है तो पूरा गांव में बाढ़ का पानी आता है, कुछ भी सुविधा नहीं है। तो जो ऐसे पाड़े हैं वसई में, 75 आदिवासी पाड़े हैं जिनको मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है, वो प्राथमिकता होगी। घरपट्टी उनके नाम पे नहीं है। बहुत सारी छोटी छोटी समस्या है जो 2 दिन में भी सॉल्व की जा सकती है, लेकिन उसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए सॉल्व करने की। तो वो चीज़ें जो जल्दी से सुलझ सकती है उनको प्राथमिकता देके वो चीज़ें निपटाई जाएगी, और फिर वसई के नियोजित विकास पे ध्यान दिया जाएगा। जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत सारे प्लान्स है वसई में, कर सकते हैं। IT पार्क ला सकते हैं, बराबर ना, क्योंकि इतनी सारी हमारी यूथ, आपके जैसी यूथ है जो IT में है, सोशल मीडिया में है, बाहर जाके जॉब कर रहे हैं IT सेक्टर में, इंडिया के बाहर जाके IT में काम कर रहे हैं। तो उनको अगर यहीं पे IT पार्क किया जाएगा तो यहीं पे जॉब मिल सकती है, माँ बाप को छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे बहुत सारे प्लान्स हैं जो हम कर सकते हैं। तो मैम, जो आपने बोला कि नारियल फोड़ते हैं, ठीक है, तो क्या उसके बाद कुछ होता नहीं है क्या डेवलपमेंट में? ऐसा मैंने कहा ना, इच्छा शक्ति का अभाव, लोगों की पड़ी ही नहीं है। हाँ, ये तो सही बोला। तो क्या गवर्नमेंट से पैसा आता है कि नहीं आता है? मैंने जो अभी कहा ना कि ये जो है समाज मंदिर है, छोटे छोटे रास्ते हैं, हाईवे नहीं, छोटे छोटे अंतर्गत रोड जो इंटरनल रोड्स होते हैं गांव के अंदर के, वो आमदार निधि से बन सकते हैं। लेकिन वो आमदार निधि यूज़ होना चाहिए ना। वापस भेज देंगे, कुछ यूज़ ही नहीं करेंगे। आप लोगों से जाओ के पूछोगे ही नहीं कि आपको ज़रूरत क्या है, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो वो निधि 100% यूज़ अगर होगा तो वसई का कोई भी ऐसा रास्ता नहीं होगा जो बनेगा नहीं। वसई का कोई भी ऐसे गटर नहीं होगा जो बिना उसको रिपेयर किए, बिना उसको सुधारे वो रह सकता है। सब चीज़ें हो सकती है, बस इच्छा शक्ति होनी चाहिए। यस मैम। स्नेहा मैम, मुझे एक बात बताओ, आपके हिसाब से इंडियन यूथ किस दिशा में जा रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत बड़ा और गहरा सवाल पूछिए। गहरा सवाल पूछा। अगर ये सवाल 2014 से पहले पूछते आप ना तो इसका जवाब थोड़ा सा अलग होता, लेकिन मोदी जी के आने के बाद, मैं फिर से उस पे आती हूँ। मोदी जी के आने के बाद मोदी जी ने हर बच्चे में, बच्चे से बात कर रही हूँ मैं, हर बच्चे में, हर युवा पीढ़ी में, बच्चे से लेके बूढ़े तक जो राष्ट्रवाद की भावना जगाई है, वो राष्ट्रवाद की भावना हमारे देश को प्रगति पथ पे लेके जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आप अगर देखो, आत्मनिर्भर भारत बना ना, अभी वोकल फॉर लोकल चालू हुआ है, तो ये सारी जो स्कीम्स है, स्टैंड अप इंडिया हुआ है, तो ये सारी जो स्कीम्स है वो किसके लिए है? यूथ के लिए ही है। यूथ खुद के पैर पे खड़ा हो जाए, खुद का कुछ बिजनेस शुरू करे, नौकरी पे डिपेंड ना रहे, खुद वो एंटरप्राइजेस शुरू कर सके, इसीलिए ये सब चीज़ें मोदी जी ने शुरू की है। और मुझे ऐसे लगता है कि हम ज़्यादा पहले देखते थे कि यहाँ पे
पढ़ के या बाहर जाके पढ़े और बाहर जाके सेटल हो जाए। पहले यूथ का वही सपना रहता था, लेकिन जिस तरीके से अभी इंडिया डेवलप हो रहा है, मुझे यूथ की वो दिशा बदलती हुई दिख रही है। यूथ भी ये सोच रहा है कि नहीं, मुझे यहाँ पे ही रहना है, यहाँ पे ही काम करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस मिट्टी में आप पैदा हुए हो, उस मिट्टी की अगर आप सेवा नहीं करोगे तो फिर आपका जन्म लेके कोई फ़ायदा नहीं है। क्या बात है मैम। तो उसके लिए काम करना चाहिए, क्योंकि हमारा, आप ये सोचो, छोटी सी बात है कि हम ये कपड़ा पहनते हैं, तो ये कपड़ा हमारे शरीर पे कैसे आता है? कॉटन है जो कापूस कोई फार्मर लगाता होगा, फिर वो कापूस निकाल के जाता होगा इंडस्ट्री में, उसकी रुई बनती होगी, उसका धागा बनता होगा, वो धागा दूसरी जगह जाता होगा, उसका कपड़ा बनता होगा, वो कपड़ा जाता होगा टेलर के पास इंडस्ट्री में, उसका शर्ट बनता होगा, बराबर ना? फिर जाके वो रिटेल शॉप में आता होगा, फिर आप उसको खरीदते होंगे। तो कितनी बड़ी चेन हो गई। मतलब हम सिर्फ कपड़ा भी पहनते हैं, तो फार्मर से लेके दुकानदार, ये समाज के ही सब एक एक प्रतिनिधि है। इन सबका हम पे ऋण है, हमारे ऊपर कपड़ा है, पैसे सिर्फ हम देते हैं, लेकिन ये बनाने के लिए मेहनत तो उनकी जाती है ना। तो इसीलिए जब हम बड़े हो रहे हैं तो हमारे ऊपर समाज का ऋण है, ये किसी ने नहीं भूलना चाहिए, और कुछ ना कुछ समाज के लिए ज़रूर करना चाहिए। क्या बात है मैम, थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया एंड आप इंडियन पॉलिटॉक्स में आए। बट मैं आपको कुछ पूछना चाहूँगा, आप जाने से पहले हमारे व्यूवर्स को कुछ बोलना चाहोगे? ज़रूर। जो चीज़ मैंने बचपन से सीखी है, संघर्ष करते हुए सीखी है, और इतने सालों से जो जीवन रहा है मेरा, वही कुछ पंक्तियों में मैं बोलना चाहूँगी। हल्का जिसने मुंह नहीं देखा, हल्का, हल मतलब जो अपन खेत ये जो हल चलाते हैं ना, वो, हाँ, हल्का जिसने मुंह नहीं देखा, हकदार हजारों बीघों का। हल्का जिसने मुंह नहीं देखा, हकदार हजारों बीघों का, हल्के साथ हस्ती मिटा रहा, हल्के साथ हस्ती मिटा रहा, एक बीघे का हकदार नहीं। इसलिए बगावत करते हैं, ये न्याय हमें स्वीकार नहीं, ये न्याय हमें स्वीकार नहीं। 10 एकड़ में बनी हवेली, 10 एकड़ में बनी हवेली, रहने वाले 2 प्राणी। 10 एकड़ में बनी हवेली, रहने वाले 2 प्राणी, 10 फीट के घर में 10 रहते हैं, 10 फीट के घर में 10 रहते हैं, पैर सकते पसार नहीं। इसलिए बगावत करते हैं, ये न्याय हमें स्वीकार नहीं, ये न्याय हमें स्वीकार नहीं। लास्ट पंक्ति है, बहुत मेरे दिल को छूने वाली है। एक तन पे सोने के तार खींचे, एक तन पे तो सोने के तार खींचे, एक तन पे सूत का तार नहीं, एक तन पे सोने के तार खींचे। देखते हैं लाखों लाखों की साड़ियाँ पहनती है औरतें, और एक तरफ ऐसा समाज हम देखते हैं जिनके पास बदन ढकने के लिए भी कपड़ा नहीं रहता है। ऐसे समाज में हम रह रहे। एक तन पे सोने के तार खींचे, एक तन पे सूत का तार नहीं, इसलिए बगावत करते हैं, ये न्याय हमें स्वीकार नहीं। अगर यही सोच रख के हर कोई काम करेगा तो ये समाज भी बदलेगा और ये पूरा देश बदल सकता है। क्या बात है मैम, क्या बात है, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें इतना कीमती समय दिया। एंड जाते जाते मैं एक बात कहूँगा कि आप इस चुनाव में जीते और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। मिलते हैं जल्दी ही जीतने के बाद, और नेक्स्ट पॉडकास्ट भी हम लोग जल्दी शूट करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। और इस वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।